सीड टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट वेजिटेबल्स पार्ट 2। महत्वपूर्ण सब्जियों का आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन भाग 2। तो इस लेक्चर में हम कौन कौन सी सब्जियों का या वेजिटेबल्स का फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बंद गोभी जिसको कैबेज भी बोलते हैं, इसके अलावा शलजम यानी टर्निप, मूली यानी रेडिश, गाजर यानी कैरेट, मटर यानी फील्ड पी, लोबिया जिसको काउपी भी कहते हैं, और पालक यानी स्पिनच। तो इन क्रॉप्स का हम लोग फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन यानी फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन लेक्चर नंबर 4 में हमने जनरल प्रोसीजर या सामान्य विधि पढ़ी थी। किसकी? आधार व प्रमाणीकृत बीज उत्पादन की यानी फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन की। तो सभी सब्जियों के अंदर या वेजिटेबल्स के अंदर भी सभी के सभी स्टेप्स या चरण जो हैं वो समान रहते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स वेरी कर सकते हैं या कुछ जो चरण हैं उनमें चेंज या परिवर्तन हो सकता है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं स्टेप्स के अंदर, वही हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले है पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। तो वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण कितने प्रतिशत हो रहा है, इस आधार पर सब्जियों में जो आइसोलेशन डिस्टेंस है या पृथक्करण दूरी है वो चेंज हो सकती है या परिवर्तित हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैबेज, बंद गोभी, शलजम, टर्निप, मूली, रेडिश, ये तीनों की तीनों क्या हैं? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं या पर परागित फसल हैं। इन तीनों में आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी जो है वो समान रहती है। इन तीनों में फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए 1600 मीटर का आइसोलेशन रखा जाता है और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 1000 मीटर का जो आइसोलेशन है वो रखा जाता है। उसके बाद गाजर या कैरेट की बात करें तो इसमें ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड या पर परागित फसल है, इसलिए इसमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी जो है वो चेंज हो जाती है। तो 1000 मीटर इसमें फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए चाहिए और 800 मीटर इसमें सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। मटर या पी की बात करें तो ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित फसल है, इसलिए इसमें 10 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 5 मीटर आइसोलेशन सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। लोबिया या काउपी की बात करें तो ये भी एक सेल्फ पॉलिनेटेड या स्वपरागित फसल है, तो इसमें 10 मीटर आइसोलेशन चाहिए फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए और 5 मीटर का आइसोलेशन चाहिए सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद पालक या स्पिनच की बात करें तो ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, परपरागित फसल है, तो इसमें जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो इसमें फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन के लिए 1600 मीटर यानी 1600 मीटर चाहिए और सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए 1000 मीटर का जो आइसोलेशन है वो रखा जाता है। दूसरा बुआई या सोइंग की बात कर लेते हैं। तो वेजिटेबल्स या सब्जियों में जो सोइंग टाइम है यानी बुआई का जो समय है और जो सीड रेट या बीज दर हम लोग रखते हैं वो फसल के प्रकार के अनुसार या टाइप ऑफ क्रॉप के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकती है या परिवर्तित हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे रबी फसल कौन सी है ना, इनमें से रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर कैबेज या बंद गोभी में इसकी बुआई जुलाई अगस्त महीने में की जाती है और इसमें बीज दर 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो रखी जाती है। शलजम या टर्निप की बात करें तो इसकी बुआई सितंबर अक्टूबर महीने में की जाती है और इसमें बीज दर रखते हैं 2.5 से लेके 3.5 kg प्रति हेक्टेयर। मूली या रेडिश की बात करें तो इसको भी सितंबर अक्टूबर के महीने में इसकी सोइंग की जाती है, लेकिन इसमें बीज दर ज़्यादा होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। उसके बाद गाजर या कैरेट की बात करें तो इसकी जो बुआई है वो जुलाई अगस्त के महीने में की जाती है और इसमें बीज दर 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। मटर या पी की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है और इसमें बीज दर 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। लोबिया या काउपी की बात करें तो इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई के महीने में की जाती है और इसमें बीज दर 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। पालक या स्पिनच की बात करें तो इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है और इसमें बीज दर 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं। उसके बाद उर्वरक या फर्टिलाइजर्स की बात करें तो डिफरेंट जो वेजिटेबल्स हैं उनकी फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट या उर्वरकों की जो आवश्यकता है वो भिन्न हो सकती है। किस प्रकार से भिन्न हो सकती है वो हम लोग इस टेबल के अंदर देखेंगे। अगर हम लोग बात करें कैबेज या बंद गोभी की तो इसको 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश की आवश्यकता होती है।
शलजम यानी टर्निप और मूली यानी रेडिश, इन दोनों क्रॉप्स को 60-60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 30-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 30-30 किलोग्राम ही प्रति हेक्टेयर पोटाश की रिक्वायरमेंट होती है। गाजर या कैरेट की बात करें तो इसको 105 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश की रिक्वायरमेंट होती है। मटर या पी की बात करें तो इसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन चाहिए इसको, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस चाहिए और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश की आवश्यकता होती है। लोबिया या काउपी की बात करें तो इसमें 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देनी पड़ती है, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस देनी पड़ती है और 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश देनी पड़ती है। पालक या स्पिनच की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रिक्वायर्ड होती है, फास्फोरस इसमें 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होती है और पोटाश इसमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो नाइट्रोजन है उसकी सप्लाई 2 बार की जाती है, जबकि जो फास्फोरस एंड पोटाश है उसकी सप्लाई केवल 1 बार ही फसल को दे दी जाती है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटाश की संपूर्ण मात्रा जो है ये सोइंग के टाइम पर यानी कि बुआई के समय खेत में दे दी जाती है या डाल दी जाती है, जबकि नाइट्रोजन की जो शेष बची हुई आधी मात्रा है वो हम कब देते हैं, फ्लावरिंग के टाइम पर यानी पुष्पन के समय फसल को दी जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इरिगेशन या सिंचाई की बात करें तो डिफरेंट वेजिटेबल्स की जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है या सिंचाई की जो आवश्यकता है वो अलग अलग हो सकती है या डिफरेंट हो सकती है या फिर सेम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। जैसे कैबेज या बंद गोभी की बात करें तो इसमें सिंचाई तभी दी जाती है जब भी आवश्यक हो, व्हेन रिक्वायर्ड, तभी सिंचाई या इरिगेशन कर दी जाती है। शलजम या टर्निप की बात करें तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर या 8 to 10 डेज के इंटरवल पर इरिगेशन इसको दिया जाता है। रेडिश या मूली और गाजर या कैरेट, इन दोनों में भी शलजम के समान ही 8 से 10 दिन के अंतराल पर इरिगेशन जो है वो किया जाता है। मटर या पी की बात करें तो इसको 2 इरिगेशन या सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। लोबिया या काउपी की बात करें तो व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यकता होती है तभी इसकी सिंचाई जो है वो कर दी जाती है। पालक या स्पिनच की बात करें तो उसमें भी लोबिया की तरह ही है, व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी आवश्यक होती है और तभी उसकी सिंचाई या इरिगेशन कर दिया जाता है। पादप सुरक्षा या प्लांट प्रोटेक्शन की बात करेंगे उसके बाद, तो इसको 3 पार्ट्स के अंदर या भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल, दूसरा है रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल और तीसरा है कीट नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल। तो वीड, डिजीज और इंसेक्ट, इन तीनों से नियंत्रण हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये अलग अलग क्रॉप्स के अंदर अलग अलग हो सकता है। तो जैसे सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण या वीड कंट्रोल की बात करें तो कैबेज या बंद गोभी जो है इसमें, वैसे अगर अपनी बात करें तो बंद गोभी, कैबेज हो गया, शलजम, टर्निप हो गया, मूली, रेडिश, गाजर, कैरेट, मटर, पी, इन सभी के अंदर खरपतवारों के नियंत्रण के लिए कोई भी वीडीसाइड वगैरह स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती। खरपतवारों को अगर नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें निराई गुड़ाई यानी होइंग एंड वीडिंग जो है वो टाइम टू टाइम या समय समय पर खेत में की जाती है। लोबिया या कॉपी की बात करें तो इसमें निराई गुड़ाई या होइंग एंड वीडिंग के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जा सकता है, या फिर इसमें एक वीडीसाइड का यूज किया जाता है जिसको लासो बोलते हैं। तो लासो का जो 3 लीटर है प्रति हेक्टेयर उसका स्प्रे जो है वो किया जाता है। पालक या स्पिनच की बात करें तो इसमें भी कोई वीडीसाइड यूज करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी निराई गुड़ाई या होइंग एंड वीडिंग के द्वारा ही वीड को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद रोग नियंत्रण या डिजीज कंट्रोल की हम लोग बात करेंगे, तो अलग अलग क्रॉप्स के अंदर या अलग अलग वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर अलग अलग टाइप की डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं जिनका नियंत्रण भी डिफरेंट टाइप का होता है। फिर बंद गोभी, कैबेज एंड हाँ, बंद गोभी, कैबेज की बात करें तो इसमें फंगल डिजीज यानी कवक के द्वारा कोई रोग जो है वो उत्पन्न हो सकता है। तो इसके नियंत्रण के लिए या तो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है, बीज का उपचार किया जाता है, या फिर सोइल ट्रीटमेंट यानी मृदा का जो उपचार है वो करते हैं। शलजम या टर्निप की बात करें तो इसमें फंगल या कोई कवकीय रोग जो है वो हो सकता है, लेकिन इसमें पुष्पन के बाद यानी फ्लावरिंग, आफ्टर फ्लावरिंग जो है फंजीसाइड यानी जो कवकनाशी है उसका उपयोग अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कवकनाशी है ये पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स आते हैं या परागण के लिए जो कीट आते हैं उनके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, तो उससे परागण का प्रतिशत कम होगा जिससे उत्पादन जो है वो घट सकता है। इसलिए फंजीसाइड का जो यूज़ है फ्लावरिंग के बाद वो अवॉइड किया जाता है। मूली, रेडिश की बात करें तो इसमें कोई भी डिजीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इसमें भी कोई कंट्रोल या नियंत्रण की ज़रूरत नहीं है। गाजर या कैरेट की बात करें तो इसमें भी कोई स्पेसिफिक डिजीज़ या रोग देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें भी कोई कंट्रोल या नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है।
मटर या पी की बात करें तो इसमें रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू, ये दो डिजीज देखने को मिलती हैं जो कि दोनों की दोनों ही फंगल या कवकीय रोग हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सल्फर डस्ट जो है उसका यूज किया जा सकता है। लोबिया या काउपी की बात करें तो इसमें मोज़ेक रोग जो है वो वायरस के द्वारा फैलाया जा सकता है, या ब्लाइट जो है ये कवक के द्वारा रोग उत्पन्न किया जा सकता है इसमें। तो इनका नियंत्रण करने के लिए हमें इरेडिकेशन का यूज़ करना पड़ता है। इरेडिकेशन का मतलब ये है कि जिस पौधे पर मोज़ेक या ब्लाइट के लक्षण दिखाई देते हैं उस पौधे को फील्ड से हटा दिया जाता है और बाहर ले जाकर उसको दबा दिया जाता है या जला दिया जाता है। इसको इरेडिकेशन बोलते हैं। पालक या स्पिनच में लीफ स्पॉट जो है वो उसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। लीफ स्पॉट सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है स्पिनच को, पालक को। तो इसके नियंत्रण का भी यही तरीका है, इरेडिकेशन, यानी जिस पौधे के ऊपर भी लक्षण दिखाई देते हैं लीफ स्पॉट के, उसको फील्ड से हटा दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे कीट नियंत्रण यानी इंसेक्ट कंट्रोल की। तो अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग इंसेक्ट्स हो सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं, तो उनका नियंत्रण भी अलग अलग टाइप का हो सकता है। बंद गोभी या कैबेज की बात करें तो इसमें इंसेक्ट्स का अटैक या डैमेज कर सकते हैं इंसेक्ट्स। इनके नियंत्रण के लिए या तो सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार किया जाता है, या फिर सॉइल ट्रीटमेंट यानी मृदा का उपचार जो है वो करते हैं। शलजम या टर्निप की बात करें तो इसमें इंसेक्ट्स के द्वारा डैमेज हो सकता है। फ्लावरिंग के बाद इंसेक्टिसाइड जो है उसका यूज़ अवॉइड किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो परागण के लिए या पॉलिनेशन के लिए जो कीट आते हैं टर्निप में या शलजम में, उनको नष्ट कर सकता है। इसलिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ जो है वो फ्लावरिंग के बाद अवॉइड किया जाता है। मूली या रेडिश की बात करें तो इसमें एफिड्स के द्वारा डैमेज हो सकता है, या मस्टर्ड सॉ फ्लाई जो है वो भी रेडिश की क्रॉप को अफेक्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियोन या नुवान जो है उसका स्प्रे कर सकते हैं। गाजर या कैरेट की बात करें तो इसके लिए इसमें किसी भी स्पेसिफिक इंसेक्ट या कीट के द्वारा कोई डैमेज नहीं किया जाता है, तो इसके नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। मटर की बात करें तो मटर में एक तो स्टेम बोरर है जिसके नियंत्रण के लिए फ्यूराडोन का स्प्रे किया जा सकता है, और दूसरा है कैटरपिलर, इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियोन का स्प्रे जो है वो कर सकते हैं। लोबिया या काउपी की बात करें तो इसमें सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स जो है मृदा के अंदर कीट हो सकते हैं जो कि डैमेज कर सकते हैं लोबिया की फसल को। तो इसके नियंत्रण के लिए हेप्टाक्लोर डस्ट जो है वो सॉइल में मिक्स की जाती है। इसके अलावा लोबिया के अंदर कटवर्म्स का अटैक जो है वो हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे जो है वो करते हैं। पालक या स्पिनच की बात करें तो इसमें एफिड्स और मस्टर्ड सॉ फ्लाई जो है उसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है, और इसके नियंत्रण के लिए पायरेथ्रिन जो है उसका स्प्रे जो है वो किया जा सकता है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी व इंग्लिश में नोट्स लिखित में चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्लांट ब्रीडिंग 2010, जिसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं रखना है। तो हम लोग सर्च करते हैं प्लांट ब्रीडिंग 2010, और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। जैसे ही आप एंटर पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे ऊपर की तरफ एक लिंक दिखाई देगा साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से। ठीक है, ये वेबसाइट कौन सी है? plantbreeding2010.blogspot.com। तो इस लिंक को आपको ओपन करना है, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक साइंस एंड एग्रीकल्चर बॉटनी के नाम से वेबसाइट ओपन हुई दिखाई देगी। इसमें आपको लेफ्ट कॉर्नर पर साइड बार पर क्लिक करना है, और जैसे ही साइड बार पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर्स के लिंक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप नोट्स तक पहुँच सकते हो। जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन नहीं हैं वो आने वाले टाइम में यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे।